होगा आपने पथरी, तो गॉल ब्लैडर हटवा देते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर हटवा देते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, लिवर ने बाइल बनाया और धीरे धीरे वही बाइल सीधे बाइल स्टोर नहीं होगा। अगर गॉल ब्लैडर हट गया है ऑपरेशन के बाद तो क्या होगा, जब जो गॉल ब्लैडर हट जाएगा ऑपरेशन के बाद तो क्या होगा, स्टोर नहीं होगा बाइल, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो हट गया, तो कहां स्टोर होगा, स्टोर नहीं होगा। तो जो भी बाइल बनेगा वो सीधे एक्ट करेगा डाइजेशन करने में, ठीक है, सीधे एक्ट करेगा डाइजेशन करने में। तभी हम कहते हैं कि जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं उनको फैटी फूड्स कम खाने चाहिए, वैसे खाने कम खाने चाहिए जिनमें वसा की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। क्यों, याद करो, पैनक्रियाज में ही फैट डाइजेशन होता था, ये पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स होते थे वो फैट डाइजेशन करते थे, साथ ही जो बाइल होती है, जो लिवर बाइल बनाती है वो भी फैट में मदद करता है, ठीक है। तो वो स्टोर करता था गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर आपने हटा दिया ऑपरेशन से, तो कैसे फैट्स डाइजेस्ट होगा, राइट, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होगा। इसीलिए कहते हैं वैसे मरीज को कि आप फैटी खाना कम खाओ, ठीक है। तो एज सच कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, कोई ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि एकदम दिक्कत ही आ जाएगी पेशेंट को। गॉल ब्लैडर अगर नहीं होगा तो जो बाइल लिवर बनाएगा वो धीरे धीरे डायरेक्ट फूड पे एक्ट करेगा, खाने पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये पैनक्रियाज है। अब चलिए आगे, ठीक है, अब चलिए आगे जो आपको याद करना जरूरी है, जानना जरूरी है। देखो, लिवर के दो लोब्स बताए, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब लिवर से निकलते हैं डक्ट्स, ठीक है, लिवर से क्या निकलते हैं, डक्ट्स, क्या निकलते हैं, डक्ट्स, यानी हिंदी में क्या कहते हैं डक्ट्स को, नालिका, है ना। लिवर से निकलते हैं डक्ट्स यानी कि नालिका। अब देखो, राइट लोब, हेपैटिक क्या मतलब हुआ, हेपैटिक डक्ट, एक देखो हेपैटिक डक्ट, हेपैटिक मतलब लिवर, है ना, डक्ट मतलब नालिका। चलिए एक बार यहां पे देखिए, हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए लिवर है, ठीक है, ये मैंने एक लिवर बनाया, ये है राइट लोब ऑफ लिवर, ये है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। यहां से निकला एक डक्ट, ठीक है, यहां से निकला दूसरा डक्ट, यहां से निकला एक डक्ट, यहां से निकला दूसरा डक्ट, ठीक है। चूंकि ये लिवर से निकल रहा है तो इसका नाम है हेपैटिक डक्ट। चूंकि ये दोनों डक्ट्स यानी दोनों नालिकाएं किससे निकल रही हैं, यकृत यानी लिवर से निकल रही हैं, तो इनका नाम है हेपैटिक डक्ट, राइट, इनका नाम है हेपैटिक डक्ट, ठीक है। यहां पे था गॉल ब्लैडर, जीबी लिख रही हूं शॉर्ट में, ठीक है, यहां पे था गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकली, ठीक है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकली और आगे आके इसमें मिली। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट या गॉल ब्लैडर से जो नालिका निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो ऊपर लिवर से दो डक्ट्स निकली, एक डक्ट गॉल ब्लैडर से आई, ठीक है, दोनों एक जगह मिल गई क्योंकि ये सारे बिल्कुल पास पास हैं। अब जब ये मिल गई तो इन्होंने बनाया CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, इन्होंने मिलके क्या बनाया, CBD यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो लिवर से डक्ट्स निकला, गॉल ब्लैडर से डक्ट निकला, लिवर से नालिका निकली, गॉल ब्लैडर से नालिका निकली, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, CBD दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। डक्ट नालिका को कहते हैं शम्स तब्रेज जी। मैं इतनी बेसिक क्लासेस लेती हूँ उसके बाद भी आप लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, बिल्कुल एक बेसिक क्लास लिया था, ग्लैंड्स पे लिया था, सब कुछ बताया था यूट्यूब पे। डक्ट नालिका को कहते हैं, ठीक है, किसी भी नालिका को डक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पाइप समझ लो आम भाषा में, ठीक है, पाइप समझ लो आम भाषा में। तो ये रही कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब देखो, अब इन्हीं के साथ में इधर होती है पैनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, यही साथ में क्या है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो पैनक्रियाज से भी डक्ट निकला, ठीक है, पैनक्रियाज से कौन सी डक्ट निकलेगी, पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना, पैनक्रियाज से कौन सी डक्ट निकलेगी, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब आ जाओ इस डायग्राम में,
अब आ जाओ इस डायग्राम पे, अब मैं आपको समझा रही हूं। ये देखो डक्ट्स फ्रॉम लिवर, ठीक है, हेपेटिक डक्ट, ठीक है, ये निकली हेपेटिक डक्ट, ये रही गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से ये निकला सिस्टिक डक्ट, है ना। दोनों यहां पे मिलके इन्होंने बनाया CBD, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये रहे आपके पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज से क्या निकला? पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। पैनक्रियाज से जो नाम है वही डक्ट निकलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। अब साथ में क्या हुआ? इधर से आया कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों ने साथ में मिलके बनाया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब एक डक्ट लिवर का, एक डक्ट पैनक्रियाज का, तो क्या नाम हो गया? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये सारे कहां पे खुलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये सारे जो खुलते हैं किस में खुलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनका जो सिक्रीशन होता है या उनसे जो चीज निकलती है वो सब कहां पे फेंक देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि ये रहा लिवर, लिवर से दो डक्ट्स निकली, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे? हेपेटिक डक्ट, जो कि लिवर से निकल रही है। उसके बाद गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक डक्ट, है ना। गॉल ब्लैडर से क्या निकला? सिस्टिक डक्ट। दोनों ने मिलके क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट, राइट। दोनों ने मिलके बनाया कॉमन बाइल डक्ट। अब इधर से निकला पैनक्रियाज से निकला पैनक्रियाटिक डक्ट, तो क्या हुआ? इधर लिवर का डक्ट आ गया, इधर पैनक्रियाज का डक्ट आ गया, नाम हो गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये चीज सीधे खुल जाएगी आपके इंटेस्टाइन में या डिओडेनम में। किस में खुल जाएगी? इंटेस्टाइन या डिओडेनम में, ठीक है। और वहां पे भी एक दरवाजा होता है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, ठीक है, या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑडी का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या ऑडी का स्फिंक्टर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मैं बिल्कुल आपको डिटेल में कराऊंगी, बिल्कुल आपको डिटेल में कराऊंगी। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो आप कह रहे हो, बिल्कुल बेसिक से उसमें स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक अलग से क्लास लूंगी मैं उसकी, ठीक है। देखती हूँ अगर आज खत्म हो जाएगा तो आज ही स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में वही करना है, कार्बोहाइड्रेट आपको डिटेल में पढ़ाना है, प्रोटीन पढ़ाना है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, तब तक मैं पानी पीऊं। थोड़ा जल्दी बताइएगा। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी रिपीट कर दूं। चलिए, लास्ट वाला पॉइंट। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले दोबारा आपको बता रही हूं, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं। ये ब्लैंक स्लाइड पे आपको मैं ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं। चलिए, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये बना के आपको बता रही हूं। ये है लिवर, ये क्या है? लिवर, ठीक है। लिवर के दो पार्ट्स होते हैं, राइट यानी दाहिना, लेफ्ट यानी बायां। लिवर से दो डक्ट्स निकली, दो नालिका निकली, ठीक है। इनका नाम है हेपेटिक डक्ट, इनका नाम है हेपेटिक डक्ट। अब पेन का कलर थोड़ा चेंज कर करके बताऊंगी ताकि याद हो जाए, ठीक है। यहां है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये है आपका गॉल ब्लैडर, शॉर्ट में लिख रही हूं। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आके इनमें मिली,
ठीक है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आके इनमें मिली, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आके इनमें मिली। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि ये सिस्टिक डक्ट इससे मिली हेपेटिक डक्ट से, ये कॉमन बन गया यहां पे कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हमने कहा शॉर्ट में CBD, जिनको हमने शॉर्ट में कहा CBD, ठीक है। चलिए बेटा, पैनक्रियाज का एंजाइम डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाज में डाइजेशन नहीं होता, पैनक्रियाज का एंजाइम डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाज का बच्चे एंजाइम डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जब मैं बोलती हूं पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज का एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है। ये सारे अपने सिक्रीशन किस में तोड़ फेंक देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, ये रहा कॉमन बाइल डक्ट। अब यहां ग्रीन से बनाती हूं, यहां पे है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। ये है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज से कौन सा डक्ट निकलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। पैनक्रियाज से कौन सा डक्ट निकलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो ऊपर से आया कॉमन बाइल डक्ट, यहां से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, तो दोनों साथ में मिलके क्या बन गया, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है, ये बताइए अब समझ आ रहा है। अब समझ आ रहा है या नहीं, फटाफट लिख के बताइए। चलिए क्लियर हो गया। चलिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन है प्लीज आप लोग वही पूछिए, जो रेलिवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है वही पूछिए, क्योंकि सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने लगूंगी तो आपका सिलेबस कब कंप्लीट करूंगी, राइट। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। इधर से निकला हेपैटिक डक्ट यानी यकृति वाहिनी, है ना, यकृति वाहिनी, ठीक है। ये रहा लिवर, ये रहा गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर से क्या निकली, मूल पित्त वाहिनी, गॉल ब्लैडर से क्या निकली, मूल पित्त वाहिनी, है ना। आगे जाओ, आगे क्या है आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकली, अग्नाशयी वाहिनी, और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। चलिए अब जो लिवर है यानी यकृत है वो क्या बनाता है, बाइल यानी पित्त, है ना। अब उसका संग्रहित, उसका संग्रहण यानी उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, है ना, पित्ताशय, पित्त आशय, है ना, पित्त आशय यानी गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ लिवर, यानी यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं, यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं। आपके लिए कुछ याद रखो ना रखो, एक सबसे ज्यादा याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को खत्म करने का काम, जहर को खत्म करने का काम, ठीक है। जहर को खत्म करने का काम लिवर करता है। जब शराब पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल जब लेते हैं, वो भी एक तरीके का टॉक्सिन है, ठीक है, वो भी एक तरीके का टॉक्सिन है। तो क्यों जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनका लिवर क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो एक लिमिट तक तो लिवर ने डिटॉक्सिफाई किया, उसको किया,
लेकिन जब इतनी ज्यादा शराब हो गई कि लिवर बंद कर दिया काम करना, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं बची कि उसको वो डिटॉक्सिफाई करता रहे, ठीक है, उसमें इतनी शक्ति नहीं बची कि उसको डिटॉक्सिफाई करता रहे। तो लिवर का देखो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम तो बाइल बनाना है, ठीक है, पित्त बनाना, ये तो आपको पता ही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कभी नहीं भूलोगे, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जहर निकालने का काम। बिल्कुल इजी एग्जांपल बता रही हूँ, शराबियों में लिवर खराब हो जाता है ना, जो भी शराब ज्यादा पीते हैं उनका सबसे पहले लिवर खराब होता है, ठीक है, क्योंकि लिवर इज द सेंटर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जहर खत्म करने का काम करता है, ठीक है। फिर लिवर रीजनरेट कर सकता है अपने आप को, है ना, तभी तो 25% लिवर के साथ भी लोग जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तब भी तो 25% लिवर के साथ भी लोग जिंदा रह सकते हैं। दूसरा क्या है, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो भी लिवर में स्टोर होते हैं, जो भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके लिवर में, है ना, वो भी लिवर में स्टोर होते हैं। खून का थक्का जमाने के लिए भी जो कारक होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, लिवर से। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब रक्त थक्का जमाने वाला, रक्त थक्का जमाने वाला, है ना। उसके बाद आयरन, है ना, आयरन, विटामिन B12, B12, ये भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ होता है, लिवर में होता है। साथ ही साथ जितना भी मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, है ना, सब कुछ कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। सब कुछ कहाँ पर होता है, लिवर यानी यकृत में होता है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बाइल बनाना। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बाइल कौन बनाता है, बाइल लिवर बनाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जहर निकालने का काम कौन करता है शरीर में, लिवर करता है, ठीक है। चलिए, यकृत के कार्य क्या हो गए, पित्त का स्राव करना, विष हरण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्थान करना यानी इट कैन रीजेनरेट इटसेल्फ। विटामिन ए, डी, ई का संश्लेषण करना, थक्के के कारकों का संश्लेषण करना, एल्ब्यूमिन बनाना, आयरन बनाना, विटामिन B12 का भंडारण करना यानी स्टोर करना, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ठीक है। चलिए, मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में ना, जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जब आप सबको जोड़ दोगे तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूं ये ध्यान से सुनेंगे यूपीएससी एंड पीसीएस वाले, राइट, यूपीएससी एंड पीसीएस वाले ये ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब मैं आपको हार्ट पढ़ा रही थी तो क्या बताया था, कि पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है ना, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, ये बताया था मैंने आपको। तो आइडियली जब आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो ब्लड होता है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया में भी जो रक्त होता है वो किधर जाना चाहिए, वो सीधे हार्ट में जाना चाहिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन क्रिया जो तंत्र होता है वहां पे भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो वैसा रक्त भी तो सीधे हार्ट में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या बताया था, पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो हार्ट में जाता है। लेकिन डाइजेशन में क्या होता है, उल्टा होता है, पहले वो लिवर में जाता है फिर लिवर से हार्ट में जाता है, ठीक है। बस यहां पे ये चीज थोड़ी उल्टी है। पूरे बॉडी में देखो, पूरे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है। पाचन तंत्र में काम थोड़ा उल्टा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम थोड़ा उल्टा है, डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, इसीलिए क्रॉस बनाया है। डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, पहले लिवर में जाता है फिर हार्ट में जाता है, ठीक है, पहले लिवर में जाता है फिर हार्ट में जाता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों,
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी लिवर के फंक्शन में आपको क्या बताया कि जितना भी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है सब यहाँ पे स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है। जो भी आप खाते हो, है ना, जो भी आप खाते हो उसकी रासायनिक प्रक्रिया जो होती है बहुत हद तक लिवर में होती है ना। आपको पता है हम जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए हमने यूज कर लिया, बाकी ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाता है ना। तो इसी के लिए ताकि सब कुछ ये काम हो पाए इसलिए रक्त पहले लिवर में जाता है और फिर लिवर से हार्ट में जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन या यकृत पोर्टल परिसंचरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 वेन के नाम हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं। किनको? सबको नहीं, जो एडवांस लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी वाले। ठीक है, जो यूपीएससी वाले लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम जानने जरूरी है। हेपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, 2 वेन यानी 2 शिरा की नाम का नाम आपको जानना जरूरी है। पहला है हेपैटिक पोर्टल वेन और दूसरा है हेपैटिक वेन। क्वेश्चन आता है हेपैटिक वेन कहां से कहां लेके जाता है, तो हेपैटिक वेन कहां जाता है? लिवर से हार्ट में जाता है। हेपैटिक वेन कहां से जाता है? लिवर से हार्ट में जाता है। ठीक है, देख रहे हो एरो का ये डायरेक्शन बना हुआ है। लिवर यानी यकृत, हार्ट यानी हृदय, है ना, और ये है आपका इंटेस्टाइन यानी कि आंत। ठीक है, तो हेपैटिक वेन पे क्वेश्चन आ चुका है पहले किसमें? यूपीएससी में, राइट। यूपीएससी में हेपैटिक वेन पूछा जा चुका है। हेपैटिक वेन कहां से कहां जाता है? तो हेपैटिक का मतलब ही है लिवर, लिवर से हार्ट में। ठीक है, वेन का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो लिवर से हार्ट में जाएगा। ठीक है, हेपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये पोर्टल वर्ड अलग है इसमें, ये पोर्टल वर्ड अलग है इसमें। ठीक है, ये जो पोर्टल वर्ड है ये अलग है इसमें। तो ये कहां से जाता है? इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस वालों के लिए, बट वहां ये एक बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई थिंक बहुत आम भाषा सिंपल है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए, ठीक है, अब ये जो है ये भी आपके लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूं। ये आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूं। बाइल बनाया किसने? लिवर ने। बाइल का पीएच आपके लिए इंपॉर्टेंट है 7.6, है ना, यानी अल्कलाइन, क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। ठीक है, पीएच इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं बाइल में क्या कोई एंजाइम होता है? नहीं, बाइल खुद एक जूस होता है। बाइल में उसके अलावा ऊपर से कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइल में और क्या क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स होते हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रही हूं। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनका नाम है बिलीरुबिन। ठीक है, इसी बिलीरुबिन के बढ़ने से जॉन्डिस यानी पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लीजिए, इसका पीएच आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद करनी है, एक तो बाइल, ठीक है, यानी पित्त बनाता कौन है? यकृत बनाता है। उसका पीएच याद कर सकते हो क्योंकि किसी किसी एग्जाम्स में पीएच पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पीएच है इसका 7.6। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसमें सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पित्त लवण। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जिनको कहते हैं पित्त वर्णक, जिसमें आपको नाम किसी के जानने जरूरी नहीं है, बस नाम बिलीरुबिन का नाम जानना जरूरी है। बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन बढ़ने से जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है। क्वेश्चन सीधा आएगा, किसके बढ़ने से पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाता है? क्या लिखोगे? बिलीरुबिन। ठीक है, क्या लिखोगे? बिलीरुबिन। इसके अलावा पित्त में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस पित्त बनाता कौन है? यकृत यानी लिवर बनाता है। क्या पीएच है? 7.6। क्या बाइल में कोई एंजाइम होता? कोई एंजाइम नहीं होता बाइल में। बाइल पिगमेंट, ठीक है, कौन सा होता है? बिलीरुबिन।
जिसके बढ़ने से क्या हो जाता है बॉडी में, जॉन्डिस यानी पीलिया रोग। ठीक है, ये था आपके लिए बाइल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बाइल के फंक्शंस देख लीजिए। ठीक है, बाइल के फंक्शंस आप देख लीजिए, जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। बाइल का मेन काम है वसा, फैट का डाइजेशन। ठीक है, वसा यानी फैट का डाइजेशन। अभी फैट का डाइजेशन आपको बताऊंगी। फैट का डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल है बाकियों से। ठीक है, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, जो वसा का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो फैट डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकियों से। ठीक है, तो फैट डाइजेशन में कौन मदद करता है, बाइल। फैट डाइजेशन में कौन मदद करता है, बाइल, है ना। चलिए, अब उसके बाद कुछ भी टेबल नहीं दूंगी मैं जितना करा रही हूं टेबल सारे आप लोग बनाएंगे, राइट। प्रूव अ टेबल, जूस अ सीक्रेट, कुछ नहीं बनाऊंगी मैं, सब आप बनाएंगे और मुझे खुद आप लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, कुछ भी टेबल यहां से मैं नहीं बनाऊंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूं, याद करा रही हूं। टेबल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके प्रिंस लोहन, एम आई क्लियर। आप आज शाम तक टेबल बनाएंगे और मुझे ये मेरी फेसबुक आईडी पे मैसेज करेंगे कि आपने टेबल बना लिया। ठीक है, आपने टेबल बना लिया। चलिए, अब आइए, अब देखिए इसका पीएच इतना ज्यादा है, इसका पीएच है 7.6। ठीक है, ज्यादा पीएच होने के वजह से क्या, ये कीटाणु मार देता है। ठीक है, ज्यादा पीएच होने के वजह से ये कीटाणु मार देता है। तो आपके लिए ये पॉइंट्स जानने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए, अब आप ये कॉन्सेप्ट समझो, अब आपको इसमें बहुत मजा आएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, यानी फैट यानी वसा का अवशोषण कैसे होता है। प्रिंस लोहन जी, मुझे आपसे आंसर चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, मुझे आपसे आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए, मैंने जो होमवर्क दिया है प्रिंस को, मुझे उसका आंसर रिप्लाई चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये होमवर्क सिर्फ प्रिंस के लिए नहीं है, ये होमवर्क आप सबके लिए है। मैं देखती हूँ कितने लोग मुझे होमवर्क कंप्लीट करके रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होमवर्क सिर्फ प्रिंस के लिए नहीं है, ये होमवर्क सबके लिए है। प्रिंस पे तो मैं खासकर चेक रखूंगी, बाकी मैं देखती हूँ कि कितने लोग हैं जो होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजते हैं। ठीक है, जितने टेबल्स आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कल भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं, कल भेज दीजिएगा, आज नहीं कल तक भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास है आप लोगों की, कोई बात नहीं, कल तक भेज दीजिएगा। कल मैं आपको शाम में 7 बजे तक का टाइम दे दे रही हूँ। ठीक है, अभी तो 2 बजे क्लास मेरी खत्म होगी, कल मैं शाम को 7 बजे तक का टाइम दे रही हूँ। जितने लोग मुझे टेबल बना के भेज सकते हैं, मैं होमवर्क सबके लिए दे रही हूँ, देखती हूँ कितने लोग बनाकर भेजते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए प्रिंस, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आ जाइए, अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। रजत जी, होमवर्क ये है कि जो टेबल्स मांग रहे हो आप लोग खुद जितने भी टेबल बना के भेज सकते हो, मुझे टेबल बना के भेजोगे। ठीक है, जो आपको लगता है कि टेबल फॉर्म में मिलना चाहिए था, वो टेबल आप मुझे बना के भेजोगे सारे लोग। ठीक है, टेबल फॉर्म में रहने से थोड़ा सा आप लोग को भी याद हो जाता है, तो टेबल फॉर्म में आप लोग मुझे बनाकर भेजोगे। दिस इज होमवर्क फॉर एवरीबडी। चलिए, अब सुनिए बिल्कुल ध्यान से, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको दे रही हूं, राइट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों को मैं यहां पर समझा रही हूं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, फैट जो वसा होता है बिल्कुल हमारे बचपन की तरह होता है। आप याद करो अपना फर्स्ट डे स्कूल का फर्स्ट डे, पहला दिन याद करो। ठीक है, आपको स्कूल जाने से डर लग रहा था, है ना, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, आप क्या, मैं भी, हम लोग बहुत छोटे थे, हमें स्कूल जाने से डर लग रहा था, है ना। तो क्या हुआ, मम्मी पापा ने हमें तैयार किया, हमारा हाथ पकड़ा और फिर हमें स्कूल में छोड़ के आए, है ना। ऐसा तो नहीं कि मम्मी पापा ने सीधे बोल दिया कि नहीं जाओ, बस में जाओ, स्कूल चले जाओ, नहीं। फर्स्ट मम्मी पापा ने हमें रेडी किया, अच्छे से हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के लेके स्कूल में छोड़ के आए, है ना। पर स्कूल के अंदर तो नहीं जाने देते थे मम्मी पापा को, स्कूल के अंदर तो हम लोग गए, है ना। स्कूल के अंदर गए तब भी हमें लग रहा था कहाँ आ गए। तो फिर वहां क्या हुआ, बाकी बच्चों से हमारी फ्रेंडशिप हुई, है ना। बाकी जो हमारे हम उम्र थे उनसे फ्रेंडशिप हुई, और फिर जो था हमें वो चीज नॉर्मल लगने लगी, राइट। फिर हमें वो चीज नॉर्मल लगने लगी, है ना। ये है हम सबके बचपन की कहानी। अरे यार रुक जाओ, मैं टेबल वाला होमवर्क रिपीट कर दूंगी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, पहले वो समझो। टेबल वाला होमवर्क मैं रिपीट कर दूंगी, अभी कॉन्सेप्ट समझिए सब लोग, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा समझ के। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए।
तो जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाने से डरते थे, जिस तरीके से हम लोग बचपन में स्कूल जाने से डरते थे, वही वैसा ही है फैट। ठीक है, वैसा ही है फैट। ठीक है, फैट क्या है? फैट है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फैट क्या है? फैट है हाइड्रोफोबिक। जैसे हमें स्कूल से डर लगता था, वैसे ही फैट को पानी से डर लगता है। ठीक है, वैसे ही जैसे हमें स्कूल जाने से डर लगता था, वैसे ही फैट जो है, फैट को पानी से डर लगता है। ठीक है, फैट को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ही वही है। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर, है ना। सो फैट इज हाइड्रोफोबिक। फैट को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। बट फैट इज लाइपोफिलिक। दो टर्म आप लोग बिल्कुल जान लो। फोबिक, फोबिया मतलब फियर यानी डर। फिलिक मतलब लव, मतलब प्यार। तो फैट यानी वसा को पानी से डर है, बट अपने आप से प्यार है ना। फैट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब फैट यानी वसा को पानी से तो डर है, बट उसको अपने आप से तो प्यार होगा ही, है ना। इट इज लाइपोफिलिक, मतलब उसको अपने आप से प्यार है। ठीक है, अब सेल, है ना, अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? वो अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है ना। और बॉडी किसकी बनी है? बॉडी सेल्स की बनी है ना, सेल्स की बनी है। और सेल्स में क्या होगा? सेल्स में पानी होगा, है ना। तो इसीलिए फैट सीधे सेल में नहीं घुसता, क्योंकि उसको डर लगता है पानी से। ठीक है, फैट को पानी से डर लगता है। अब वहां पे आता है मम्मी पापा की तरह बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल लिवर ने जो पित्त बनाया, वहां मम्मी पापा की तरह आया बाइल। बाइल के पास दो एंड्स हैं। पहला एंड है लाइपोफिलिक, है ना, पहला एंड है उसका लाइपोफिलिक, ये वाला। ठीक है, लाइपोफिलिक मतलब वसा से प्यार, लाइपोफिलिक मतलब वसा से प्यार। और उसका दूसरा एंड है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से प्यार। ठीक है, तो बाइल के पास दो हाथ होते हैं। एक हाथ से उसने लिपिड को पकड़ा, एक हाथ से उसने लिपिड को पकड़ा। अब लिपिड को लगता है अच्छा मुझे भी फैट से प्यार है, इसको भी फैट से प्यार है, तो ठीक है। और दूसरे हाथ पे जो ये बाइल सॉल्ट है, इसके दूसरे हाथ पे इसको पानी से भी प्यार है, तो वो उसको खींचता चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मम्मी पापा आपको खींच के स्कूल लेके जाते थे। ठीक है, यहां पे आया। ठीक है, यहां पे आया। अब स्कूल मतलब सेल। ठीक है, स्कूल मतलब सेल। यहां पे इसको छोड़ दिया अंदर। अब ये वापस से अंदर आ गया, है ना। ये रहा फैट आपका। फैट ये वापस से अंदर आके डर गया कि अब मैं क्या करूं, यहां तो आसपास पानी है। जैसे हम लोग स्कूल में जाके हम लगा था अब क्या, अब तो मम्मी पापा ने बाहर छोड़ दिया। तो अब वहां उसका दोस्त बन के आएगा एक प्रोटीन। उसका दोस्त बन के आएगा एक प्रोटीन। जैसे हमारे दोस्त होते थे, वैसे ही उसका दोस्त बन के आएगा एक प्रोटीन, जिसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है? काइलोमाइक्रॉन, यहां पे लिखा है। ठीक है, उसका दोस्त बन के आएगा काइलोमाइक्रॉन। और वहां से वो याद करो मैंने क्या बताया था, लैक्टियल होते हैं, वहां से वो आराम से लैक्टियल में चला जाएगा। ठीक है, वहां से वो आराम से लैक्टियल में चला जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आई है? फटाफट लिख के बताइए। ये वाली चीज कितने लोगों को समझ आई है? फटाफट लिख के बताइए। क्वेश्चन, जहां तक क्वेश्चन की बात रही, क्वेश्चन आपको सीधा आएगा काइलोमाइक्रॉन क्या है? तो काइलोमाइक्रॉन है प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन लोपित वसा अणु। ये बात कितने लोगों को समझ आई है? फटाफट लिख के बताइए। अंडरस्टूड, चमक गया। गॉट इट, रिपीट, क्लियर है, क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
इतना सिंपल तो करके बताया अक्षय नयन जी, इससे सिंपल क्या करें, इतना ज्यादा सिंपल बताया। चलिए दोबारा, मेजॉरिटी लोगों को तो समझ आ चुका है ना। शम्स तबरेज जी को भी समझ आ गया, आशीष शर्मा जी भी क्लियर लिख रहे हैं, आयशा खातून कह रही हैं लैक्टियल मीनिंग अभी तो बताया बच्चे थोड़ी देर पहले। चलिए एक बार दोबारा से बता रही हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आप कुश कुमार जी लैक्टियल, आप लोग लेट ज्वाइन किए हो क्या क्लास? लैक्टियल मैं बता चुकी हूं पहले ही, राइट। चलिए दोबारा रिपीट कर रही हूं, एक बार दोबारा से समझिए, ठीक है। फैट, ठीक है, फैट यानी वसा। फैट को अपने आप से तो प्यार है, ठीक है, सबको अपने आप से प्यार होता है, ठीक है। तो उसको अपने आप से प्यार है, मतलब क्या है, लाइपोफिलिक है वो, ठीक है। फैट मतलब लिपिड, ठीक है, फैट मतलब लिपिड, राइट। फैट मतलब लिपिड, यानी फैट को अपने आप से प्यार है, इट इज लाइपोफिलिक। बट जो फैट होता है ना उसको पानी से डर लगता है, ठीक है, इट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। फैट को अपने आप से तो प्यार है लेकिन उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। अब आप याद करो, जब आपको पहले दिन स्कूल जाना था तो आपको भी स्कूल जाने से डर लग रहा था अकेले, क्योंकि हम लोग बच्चे थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ था, मम्मी पापा ने आके हमारा हाथ पकड़ा था और हमें स्कूल के बाहर तक छोड़ के आए थे। अब जब हम स्कूल के अंदर गए थे तब भी हम लोग बहुत डर गए थे, है ना, तब भी हम लोग बहुत डर गए थे। तो क्या हुआ था, फिर हमारे दोस्त आए थे, है ना, जब हमने दोस्ती कर ली तो फिर हम लोग बिल्कुल डर निकल गया और फिर मजे आने लगे हमें स्कूल में, है ना। उसी तरह से अब इसको दोबारा से समझो, फैट यानी वसा, ठीक है, इसको किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है। बट इसको अब अब्जॉर्ब होना है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी तो होता ही है ना, 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। तो अगर इसको अब्जॉर्ब होना है, इसको अवशोषित होना है, तो इसको अपना पानी से डर तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, फैट के मम्मी पापा बन के आया बाइल, ठीक है, फैट के मम्मी पापा बन के आए बाइल, ठीक है। अब मम्मी पापा के दो हाथ हैं, ठीक है, ये जो बाइल है इसके दो हाथ हैं, एक हाथ से इसने फैट को पकड़ा, ठीक है, एक एंड है इसका लाइपोफिलिक एंड, यानी जिसको वसा से प्यार है, और दूसरा एंड है इसका हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब जिसको पानी से प्यार है। तो एक हाथ से उसने फैट को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसको पानी से प्यार है, तो ऐसे 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 गया वो, ठीक है, ऐसे 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 करके किसके पास आया, सेल यानी कोशिका के पास आ गया, है ना। और फिर इसको कोशिका के अंदर छोड़ दिया, जैसे मम्मी पापा ने हमें स्कूल में भेज दिया था। अब ये स्कूल में आया यानी सेल में आया। अब इसको दोबारा डर लगे तो क्या करें, तो इसके दोस्त बन के आया काइलोमाइक्रोन, ठीक है, ये जो हरी चीज आप देख रहे हो इसका दोस्त बन के कौन आया, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, इसका फ्रेंड बनकर आया काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये जो है ना येलो वाला, ये फैट है और इसके ऊपर जो ग्रीन है वो उसका फ्रेंड है जो कि काइलोमाइक्रोन है। काइलोमाइक्रोन क्या है, काइलोमाइक्रोन एक प्रोटीन है, ठीक है, काइलोमाइक्रोन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। बस इसके बाद ये चला गया लैक्टियल में। मैंने जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था तो क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम है लैक्टियल, और लैक्टियल क्या करती है, फैट अब्जॉर्प्शन करती है। बताया था ना कि फैट जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो इतने आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होते, उनके टंटे होते हैं, उनके नखरे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा ड्रामा करके तब ये लैक्टियल में जाएगा। लैक्टियल किसके लिए होता है, फैट अब्जॉर्प्शन के लिए, वसा के अवशोषण के लिए, ठीक है। अब समझ आ गया आप लोगों को? अब बताइए जिनको ये नहीं समझ आया था, क्या अब समझ आया उन लोगों को? मिसल्स पूछ रहे थे आप लोग, मिसल में बता रही हूं, पहले आप ये बताओ ये समझ आया या नहीं। आपको काइलोमाइक्रोन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज काइलोमाइक्रोन, या काइलोमाइक्रोन किसके अब्जॉर्प्शन में मददगार है, फैट के अब्जॉर्प्शन में मददगार है, ठीक है। बताइए फटाफट, ये समझ आया या नहीं आप लोगों को, अब जिनको नहीं समझ आया था। अब आ गया समझ में अक्षय को, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए बताइए, अब बताइए बाकी लोग। देखिए मिसेल का मतलब ये फैट जो वसा, जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ना तो वो कहलाता है मिसेल, ठीक है। जब फैट यानी वसा को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, वो मिसेल, ठीक है, तब कहलाता है वो मिसेल, ठीक है, तब कहलाता है मिसेल, ठीक है।
ठीक है, नाउ अंडरस्टूड, अब सबको समझ आ गया। चलिए अब आ जाइए पैनक्रियास पे। पैनक्रियास तो मैं आपको उसमें भी बता चुकी थी, यूट्यूब पे बता चुकी थी, पर दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पैनक्रियास जिनको अग्नाशय कहते हैं, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन मतलब कि एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, राइट। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, यानी बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है। ठीक है, क्या है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, बहिस्त्रावी भी है और साथ ही साथ अंतःस्त्रावी भी है। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, है ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाता है, जो मैंने आप लोग को आज सिखाया, पान, आम, लीची। और इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है, इसको हम जानते हैं हॉर्मोन्स बनाता है, और इसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो एंडोक्राइन पूरा है, ये मैं जब आपको हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि सीधा क्वेश्चन आपसे आएगा, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। ठीक है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। कौन सा होगा, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, जो पार्ट उसका हार्मोन बनाता है उसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस का आइलेट। ये वाला पार्ट जो है हम एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र में पूरा डिस्कस करेंगे। आप में से जिन लोगों ने कल यूट्यूब की क्लास, संडे को यूट्यूब की क्लास की थी, आप लोगों ने इसको अटेंड किया होगा। कितने लोग ने हॉर्मोन्स की क्लास अटेंड की थी, प्लीज बताइए। कितने लोगों ने हॉर्मोन्स की क्लास अटेंड की थी, फटाफट बताइए, थोड़ा सा मुझे आइडिया लगेगा। ऐसे मैं दोबारा पूरा हॉर्मोन्स दोबारा पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, चलिए एक दो मैं थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को कराना चाह रही हूं। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा क्वेश्चंस करा दूं। मेरे फोन में मैं क्वेश्चंस लेके आई थी। चलिए मिली ने किया था, बस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आया, वहां मैं कराऊंगी। किसी ने नहीं किया था, बस मिली, धीरज दिख रहे हैं मुझे। ओके, नहीं किया था मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूं कुछ कुछ, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करा रही हूं आप लोगों को। यस, जरूर सब कुछ रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होगा। जो भी क्लास हुई थी वो यहाँ पे भी रिपीट होगी। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, वहां पे भी यहाँ पे भी रिपीट होगी। ऐसे वो यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए चलिए अब मैं पूछ रही हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। कमेंट सेक्शन पे मेरी नजर है, आप लोग बताएंगे सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है। सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है। मैं ऑप्शंस लिख रही हूं, रेनिन, ठीक है, रेनिन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज टायलिन और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पेप्सिन। क्या होगा आंसर, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। कृपा शंकर जी का आ गया है अमाइलेस, मिली रॉय ने कहा अमाइलेस। ऑप्शंस में से बताइए, अमाइलेस मत बताइए, ऑप्शंस में से बताइए क्या ऑप्शन होगा। 1, 2, 3 और 4 क्या आंसर होगा। ऑप्शंस में बताइए। सुदीप्ता, हिमांशु बहेलिया जी ऑप्शंस बता रहे, बाकी लोग ऑप्शंस नहीं बता रहे। टायलिन, राइट। सो द राइट आंसर इज टायलिन। टायलिन को ही सलाइवरी अमाइलेस कहते हैं। ठीक है, टायलिन का स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिए, पी होता है उसमें और पी साइलेंट होता है। ठीक है, ट नहीं लिखना है, पी साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। चलिए
ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया हुआ था और किस में आया हुआ था, बीपीएससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, 3 जगह ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन मतलब जो पाचन का अधिकतर काम, पाचन का जो अधिकतर प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है। ठीक है, पाचन की जो सबसे अधिकतर प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है। ठीक है, स्टमक में, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में या लार्ज इंटेस्टाइन में। बताइए, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन, जो पाचन की अधिकतर प्रक्रिया होती है वो कहां होती है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, ऐसे ही आपको इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एसएससी में 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में 4 बार आपको आया हुआ है। राहुल जी, आपको जो ऑप्शंस है ना उनमें से बताना है। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से बताना है। ड्यूटेनम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनमें से बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन मुंह जबानी बोल रही हूं। मानव के अमाशय में एक डैश अम्ल है जो होता है और वो पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा एसिड है, कौन सा ऐसा अम्ल है जो डाइजेशन में मदद करता है। चलिए, आज अभी ऑप्शंस नहीं दूंगी। करिश्मा जी ने कहा कि हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए, तो मैं ऑप्शंस नहीं दे रही। इसका आंसर बताइए, कौन सा ऐसा एसिड है, कौन सा ऐसा एसिड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, कौन सा ऐसा अम्ल है, कौन सा ऐसा एसिड है जो डाइजेशन में मदद करता है। फटाफट लिख के बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा ऐसा एसिड है, कौन सा ऐसा एसिड है या कौन सा ऐसा अम्ल है जो डाइजेशन में मदद करता है। HCl। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सही बोला था करिश्मा जी ने। अब चलिए, आप लोगों को मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूं, या 1-2 जगह दे दूंगी जहां कंफ्यूज करने का है ना। चलिए, पित्त कहां जमा होता है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। ठीक है, पित्त कहां पे जमा होता है, बाइल कहां पे स्टोर होता है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है आपका, पित्त कहां पे स्टोर होता है, ये बताइए। वेयर इज बाइल स्टोर्ड। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सारे ये आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रही हूं। बाइल कहां पे स्टोर होता है, ठीक है, बाइल कहां पे स्टोर होता है। थोड़ा ऊपर करिएगा भैया, एक बार ऊपर करिएगा, कुछ लिखा और ऊपर नीचे करिए, नहीं थोड़ा और नीचे ये करिए, नीचे करिए। चलिए कोई नहीं, रहने दीजिए। लिवर कैसे लिख दिया, किसने आंसर लिवर लिखा है। बाइल लिवर में स्टोर होता है, बाइल लिवर में स्टोर होता है, ये किसने लिख दिया, विकास ने। जूही कह रही है ए, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। लिवर में कहीं बाइल स्टोर होता है, बाइल बनता लिवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। जिन्होंने गलती की है, ये गलती नहीं गुनाह है। ऐसे ऑप्शंस देना, ऐसे आंसर्स मार्क करना, इतनी बार रिपीट करने के बाद, पढ़ाने के बाद ऐसा आंसर देना गलती नहीं गुनाह है। करिश्मा कश्यप जी, बिल्कुल गलत बात। कहां पे स्टोर होता है, मैंने पूछा कहां पर स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर आंसर होगा, गॉल ब्लैडर आंसर होगा। लिवर आंसर जिन्होंने दिया है वो गलती नहीं गुनाह है। पैनक्रियाज, ये लो पैनक्रियाज, बस
क्या यार, क्या करते हो तुम लोग? बंटाधार मत करो मेरा, इतनी मेहनत से इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसा ऐसा आंसर देके बंटाधार मत करो। गोल्ड ब्लैडर नहीं है पंकज जी, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है। लिवर नहीं होगा, लिवर में बाइल बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये बात दिमाग में फिट कर लो। लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ऐसी गलती नहीं करना है, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। लिवर में बनता है, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं, गुनाह है ऐसा आंसर। मुश्किल, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बच्चे ये सारे, ठीक है, बहुत सारे, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप 99% जनता को आता होगा। आप यहाँ पे भी देख रहे हो मोस्टली लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन में गलती नहीं करनी, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एज लेना है बाकी लोगों से, इजी क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही टिप पे आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सही था आपका, ठीक है शिवानी जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। जिन जिन लोगों का सही था अच्छी बात है। देखो मुझे कमेंट सबका मैं नहीं पढ़ पा रही, ठीक है, पर मेजॉरिटी मुझे सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए रुक जाइए, अभी हैं 3 मिनट और हैं, एक क्वेश्चन तो और करा ही सकती हूँ। नेक्स्ट क्लास से ना मैं क्वेश्चन आपका वो करके लाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन मैं लिख कर लाऊंगी। राहुल कह रहे आपकी लाज रख ली, अरे अपनी लाज भी रखिए, मेरी लाज तो रख ही लोगे, अपनी लाज पहले रखो फिर मेरी लाज रखोगे, है ना। चलिए एक सेकेंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर या आंतरिक कारक, है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर। सुदीप्ता पूछ रही है बाइल सिक्रीट कौन करता है। सुदीप्ता बच्चे आप तो मेरे बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कंफ्यूजन हो गया आपको। सुदीप्ता आप तो बहुत मेरे ब्राइट स्टूडेंट हो ना, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो इतना पूरा पढ़ाने के बाद। लिवर बनाता है बाइल, लिवर बनाता है बाइल, आपको ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? कितनी बार बोल चुकी हूं, है ना, इतनी बार बोल चुकी हूं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि बाइल कौन बनाता है, तो लिवर बनाता है, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताइए सुदीप्ता। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन करा रही हूं, इंट्रिंसिक फैक्टर या आंतरिक कारक कौन बनाता है, कौन बनाता है। पहला ऑप्शन है आपका म्यूकस सेल्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है लिवर और चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल्स। चलिए हमेशा याद रखना, बाइल कौन बनाता है, लिवर, स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर, लिवर बनाता है बाइल, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अभी YouTube पे भी एक क्लास लूंगी मैं, सिर्फ MCQ सेशन लूंगी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन लूंगी 9 बजे, या तो वो वेडनेसडे को होगा या फ्राइडे को होगा, ठीक है, लूंगी, सब अटेंड जरूर करना, ठीक है। चलिए 4, हिमांशु बहेलिया जी 2 कह रहे हैं। हिमांशु बहेलिया जी आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए आप सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पेराइटल सेल्स, 4 इज द राइट आंसर। मसल सेल्स कहां से लिख दिया राहुल जी ने, म्यूकस, अच्छा म्यूकस, मुझे मसल पढ़ाए, म्यूकस होगा, अच्छा म्यूकस तो सिर्फ म्यूकस बनाता, ये भी मैं बता चुकी हूं, है ना। म्यूकस तो क्या, म्यूकस, म्यूकस सेल मतलब म्यूकस बनाएगा, नाम ही लिखा है म्यूकस। सारंग और राहुल ने गलत आंसर दिया है, ठीक है, पेराइटल आंसर होगा, राइट। चलिए ठीक है,
स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे सारे लोग, क्योंकि स्पेलिंग में भी गलत करके ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग पे सब ध्यान देंगे, राइट। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे परसों, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कब? परसों मिलेंगे क्लास में, ठीक है। एमसीक्यू का सिलेबस क्या होगा मिली? अच्छा ठीक है, एमसीक्यू का सिलेबस मैं आपको बता दे रही हूं, अभी बता दे रही हूं, ठीक है। एमसीक्यू का सिलेबस सुन लो। डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, है ना, डिजीजेस, 4। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डिजीजेस, ये 4। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डिजीजेस, ये 4 चैप्टर, ठीक है। क्योंकि हार्मोन वाली क्लास आप बहुत सारे लोगों ने नहीं किए, तो मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हार्मोन के भी डालूंगी, ठीक है, पर आप लोग ये 4 जरूर याद करोगे। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डिजीजेस, ये 4 आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अपेंडिक्स बताया था रजत जी, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए उसको निकाल देते हैं, ठीक है। डिजीज वाली ट्रिक बतानी थी आपको, ठीक है, बस 2 मिनट से बता दे रही हूं। डिजीज वाली ट्रिक लिख लो, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। डिजीज वाली ट्रिक जिनको सुनना है सुन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुन लो, अरे यार एक तो पेन, ठीक है। चलिए, प्रोटोजोवन डिजीज, सबसे पहले मैं बता रही हूं प्रोटोजोवन डिजीज के लिए ट्रिक, ठीक है। प्रोटोजोवन डिजीज के लिए ट्रिक बता रही हूं। ट्रिक का नाम है मैगी खा के सो जा। ट्रिक का नाम है मैगी खा के सो जा, ठीक है। करिश्मा जी 7 PM वाला एमसीक्यू मुझे थोड़ा सा मेरा एंगेजमेंट बढ़ चुका है, मेरी कमिटमेंट्स बढ़ चुकी हैं थोड़ा सा। कभी कभी मुझे बीच में हॉस्पिटल भी जाना होता है और भी मेरे बैचेस आ रहे हैं, तो रोज शाम में मैं नहीं ले पाऊंगी 7 PM। मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आऊंगी वहां पे भी, और बाकी दिन मैं यूट्यूब पे भी आऊंगी, ठीक है। बिल्कुल बंद नहीं कर रही, बट रोज मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल भी जाना होता है, आप लोग को भी पढ़ाना है, और भी नए बैचेस आ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो रोज नहीं हो पाएगा, मैं कुछ दिन अभी बस शेड्यूल अपना चॉकआउट कर रही हूँ, आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगी। 3 दिन हफ्ते में मैं जरूर करूंगी वहां पे फेसबुक में, 2 से 3 दिन, और बाकी दिन आपको अब मैं क्लास में भी बताती जाऊंगी, कुछ यूट्यूब पे भी करूंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। थोड़ा सा डिवाइड कर दे रही हूँ मैं टाइम, क्योंकि रोज 7 बजे मैं बहुत बार नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता है, यहाँ भी देखना होता है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता, ठीक है राहुल जी, ठीक है, मैं बता दूंगी। चलिए, आई नो ये मैंने यूट्यूब पे बताया था, बट किसी को चाहिए था तो मैं यहाँ पे एक बार लिखा दे रही हूँ। मैगी खा के सो जा, ये प्रोटोजोवन डिजीज का ट्रिक है, ठीक है। एम से हो गया मलेरिया, ए से हो गया अमीबियासिस, ठीक है। जी से हो गया गियार्डियासिस, खाके से हो गया आपका कालाजार, और सोजा से हो गया आपका स्लीपिंग सिकनेस। सोजा से हो गया स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये है आपका ट्रिक याद करने का, प्रोटोजोवन डिजीज। कितने डिजीज हो गए? 1 2 3 4 और 5। आप देख लेना अपनी पीडीएफ खोल के, मैंने आपको 5 प्रोटोजोवन डिजीज कराई है ना। अब से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। तो ये रही आपकी प्रोटोजोवन डिजीज की ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक रही आपके प्रोटोजोवन डिजीज की। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? बैक्टीरियल डिजीज पे। बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक है
बैक्टीरिया, हाँ सारा क्वेश्चंस मिक्स होगा। बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक है 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, ठीक है, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, ठीक है। तो टी से आ गया आपका टाइफॉइड, W से आ गया वूपिंग कफ, वूपिंग कफ जिसको हमने पर्ट्यूसिस भी कहा था, है ना। G से आ गया गोनोरिया, गोल्ड में G से क्या आ गया, गोनोरिया। O से कुछ भी नहीं है, ठीक है, O से कुछ भी नहीं है। L से क्या आ जाएगा, लेप्रोसी, L से क्या आ जाएगा, लेप्रोसी। D से आ जाएगा डिप्थेरिया, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, पोटैटो पे आ जाओ, P से आ जाएगा प्लेग, O से देखो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, O से कुछ भी नहीं आएगा। T से आ जाएगा टेटनस, ठीक, A से आ जाएगा एंथ्रैक्स, फिर T से क्या आ जाएगा, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, और O से कुछ भी नहीं, ठीक है, O से कुछ भी नहीं। अब आ जाइए चिप्स पे, C से आ गया कोलेरा, ठीक है, C से क्या आ गया आपका, कोलेरा। I से कुछ, H से कुछ नहीं, I से कुछ नहीं, P से याद कर लो न्यूमोनिया, और S से आ जाएगा सिफिलिस, S से क्या आ गया, सिफिलिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहे आपके 12, ये रहे आपके 12 बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। पीपल चीट फ्रॉम द इंटरनेट, कृपा शंकर जी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीट करके मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, जो चीट करेंगे उनके लिए लॉस है ना। आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला देख ही रहा है, राइट। ऑनेस्टी किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलती है। जहां तक रही चीटिंग की बात, तो जिनको चीटिंग करना है वो उनका लॉस है, ना आपका लॉस करेंगे वो, ना मेरा लॉस करेंगे, है ना। जो चीटिंग करेंगे वो अपना लॉस करेंगे, क्योंकि मैंने कोई कॉम्पिटिशन तो रखा नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा सही जवाब देगा, राइट। चलिए जी, नहीं मैं PhD डॉक्टर नहीं हूं, आई एम अ डॉक्टर, ओके। चलिए अब एक लास्ट सुन लो, बस 2 मिनट का बात है, 2 मिनट की बात है। वायरल डिजीज, जिन्होंने पूछा था मुझसे तो मैं उनको बता तो दूं, नहीं तो फिर बोलेंगे मैम बताती नहीं है ना। मेरे बच्चों को नाराज थोड़ी करना है मुझे। चलिए लास्ट अब सुन लीजिए, फटाफट फटाफट सुन लीजिए, वायरल डिजीज। तो जो MI फोन जो है ना, जो MI फोन जो है वो क्या है, वो पुअर चाइना का रेड स्कैम है ना। जो MI फोन जो है वो पुअर चाइना का रेड स्कैम है, राइट। M से आ जाएगा मीजल्स, I से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। P से आ जाएगा पोलियो, और R से आ जाएगा रेबीज, ठीक है। चलिए C से आ गया आपका चिकनगुनिया, और C से क्या, कॉमन कोल्ड भी जो हमें हो जाता है, आम सर्दी खांसी, है ना। और H से आएगा हेपेटाइटिस, ठीक है, INA। चलिए रेड, RED। R से क्या आएगा, रुबेला, R से क्या आ जाएगा, रुबेला, है ना। अब R से आएगा रुबेला, SCAM। इससे आ जाएगा स्मॉल पॉक्स, C से आ जाएगा चिकन पॉक्स, है ना। A से आ जाएगा एड्स, और M से आ जाएगा मम्स, ठीक है। M से और क्या आ जाएगा, मम्स, ठीक है। D से आ जाएगा यहां डेंगी, वही मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूं। 1 2 3 4 5
6 7 8, सॉरी आई से यहाँ इन्फ्लुएंजा लिख दिया मैंने, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 13 वायरल डिजीज आपके सामने, ठीक है। ये 13 वायरल डिजीज आपके सामने, ठीक है। चलिए, विद दिस क्लास आज खत्म कर रही हूं मैं। सारी आपको पीपीटी जो है वो मिल जाएगी एनोटेशन का। देखो मैंने आपके सामने सेव कर दिया आज, राइट, आपके सामने सेव कर दिया है। अमन कुमार जी, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज उसका बैक्टीरियल होता है। जो सबसे कॉमन कॉज है वो निसेरिया मेनिंजाइटिडिस करती है, इसीलिए मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल होता है। कुछ वायरसेस भी करते हैं, ठीक है, बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो बैक्टीरियल होता है, ठीक है। चलिए, अब खत्म कर रही हूं क्लास, मिलेंगे परसों।